वेलकम टू एनसीईआरटी नॉलेज। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पेपर में 100% आने की गारंटी। आइए वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रेखीय आवर्धन के बारे में बताइए। रेखीय आवर्धन क्या होता है कि वस्तु की लंबाई बट्टा में प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम इक्वल देन होता है माइनस भी बाई यू। माइनस भी बाई में यू। देखिए भी का मतलब होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और यू का होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, इसके अनुपात होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसका इसमें होता है फार्मूला होता है कि आई बाई ओ इक्वल देन माइनस भी बाई यू, ये होता है। तीसरा क्वेश्चन होता है इसमें होता है एच डैश बाई में एच इक्वल है माइनस भी बाई में यू। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। इसको क्या करते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखा जाता है और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखा जाता है। तो स्मॉल एफ इक्वल देन आर बाई में 2 होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। जहां देखिए एफ से क्या होता है फोकस दूरी होती है, आर से क्या होता है वक्रता त्रिज्या होता है, उसके बाई लगा दिए 2 मतलब इसकी आधी हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया कि अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध के बारे में लिखना है। तो अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध हमारा ये होता है कि अवतल दर्पण में यू भी एफ का संबंध होता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल देन 1 बाई एफ। यानी लिखते 1 बाई यू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल देन 1 बाई स्मॉल एफ होता है। 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल देन ये होता है इसका फॉर्मूला स्मॉल एफ। देखिए 1 बाई यू का मतलब होता है वस्तु जो होती है दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, भी जो होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है, एफ जो होता है प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये इसका संबंध होता है। इसके बाद हमारा बड़ विक्षेपण है। बड़ विक्षेपण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बड़ विक्षेपण क्या कहलाता है, तो बड़ विक्षेपण ये कहलाता है कि देखिए कहलाता है कि जब सूर्य की प्रकाश जब श्वेत प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जब सूर्य की प्रकाश प्रतिबिंब पर यानी प्रिज्म पर टकराता है या परिवर्तन करता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या होता है बड़ विक्षेपण कहते हैं। देखिए उसमें जो सबसे अधिक लिखा गया क्वेश्चन में कि किस रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किस रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग के लिए जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो होता है सबसे कम होता है। बैगनी रंग का सबसे प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो प्रकीर्णन तो सबसे कम होता है। इसे स्पेक्ट्रम के ऊपर रखते हैं बैगनी रंग को और लाल रंग को किस पर लिखते हैं, नीचे लिखा जाता है। इसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहा जाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं यहाँ पर समझ लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो है वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो है वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ये लिखा गया है प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं किस रंग के लिए प्रकीर्णन अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, यह भी है। तो देखिए क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब देखिए क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में आकाश का नीला दिखाई देना पड़ता है। देखिए सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत मतलब सफेद प्रकाश जब उस पर आपतित करती है उसमें नीला रंग का दिखाई देता है। वास्तव में आकाश का रंग नीला नहीं होता है, नहीं नारंगी होता है, कोई भी नहीं होता है। वायुमंडल में क्या होता है कि गैसीय अणु का रंग जो होता है उसके आधार पर श्वेत प्रकाश में क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। श्वेत प्रकाश क्या करता है, नीला दिखाई देता है। गैसीय जो होता है, देखिए इसमें उपस्थित गैसीय अणु के कारण ही प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या प्रकीर्णन के कारण, यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक ना।
इसमें लिखा गया कि किस रंग के प्रकाश का प्रकरण सबसे अधिक होता है और किस रंग का प्रकाश का प्रकरण सबसे कम होता है। तो इसमें दिया गया है प्रकाश का रंग, इसके अलग अलग क्वेश्चन यही पर रिलेटेड है। देखिए, अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध है, उसके बाद अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। देखिए, इसको अपवर्तनांक को क्या करते हैं, एन से लिखते हैं, तथा क्रांति कोण से किसमें लिखते हैं, साइन सी से लिखते हैं। यानी आप लिख सकते हैं एन इक्वल देन 1 बाई में साइन सी। यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एन से क्या होता है, अपवर्तनांक कहते हैं, और साइन सी से किससे लिखते हैं, साइन सी से क्रांति कोण कहते हैं। इसके बाद लिखा गया है कि अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध ये होता है। उसके बाद किस आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। हमारा क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हीरा क्यों चमकता है। हीरा की चमकने की जो बारी आती है भाई, तो इसमें हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही चमकता है। देखिए, एक्चुअली जो होता है हीरा का जो होता है अपवर्तनांक 2.4 होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है यह 2.4 होता है, तथा इसकी क्रांतिक कोण जो होती है 24 डिग्री की होती है। अब इस पर क्या होता है, इसके तल को इस प्रकार हम लोग काटते हैं कि इसका क्या होता है, इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण हीरा क्या करता है, चमकदार दिखाई देने लगता है। इसके अगला क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता से हम क्या समझते हैं। लेंस की जो होती है क्षमता, उसके बारे में हम लोग को बताना है कि लेंस की जो क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता का जो डिफिनेशन होता है, देखिए लिखा जाता है कि किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता P, इसको P से लिखते हैं भाई, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी लिख सकते हैं कि P इक्वल देन 1 बाई एफ। एफ जो रहता है हमेशा मीटर में लिखा जाता है। एफ जो रहता है हमेशा किस में लिखते हैं, मीटर में। यानी P से क्या होता है, फोकस दूरी, P से जो होता है लेंस की क्षमता होती है, और F से जो होता है इसमें उसको क्या बोलते हैं, F से फोकस दूरी बोला जाता है। तो P बराबर 1 बाई एफ मीटर में। अगला क्वेश्चन है किसी दूरदृष्टि दोष एवं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, बताया गया ना इसमें दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में बताना है। देखिए क्या होता है दूरदृष्टि दोष में। एक्चुअली ये बात है कि दूरदृष्टि दोष क्या है और निकट दृष्टि दोष में बहुत सारा अंतर नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। दूरदृष्टि दोष क्या है, देखिए यह ऐसा दोष होता है जिसमें मनुष्य की जब आंखों में यह हो जाता है तो उसे क्या होती है कि दूर की वस्तु को तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक की जो वस्तु होती है उसे दिखाई नहीं देती है। यह जो होता है अधिक से अधिक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। इसकी जो निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस दोष के निवारण के लिए, ये जो दोष होता है इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है, कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ता है। इस दोष के निवारण की और निवारण के लिए इसके देखिए, इस निवारण से पहले हम समझ लेंगे कि इसमें क्या क्या होती है। तो ये जो मनुष्य होता है उसको पढ़ते समय 25 सेंटीमीटर से दूर की क्या होती है, पुस्तक रखकर पढ़नी पड़ती है। 25 सेंटीमीटर अपने से नजदीक दूरी पर 25 सेंटीमीटर की जो पुस्तक रखकर और उसको क्या करते हैं, पढ़ना पड़ता है। और देखिए इसके दोष के निवारण के लिए मनुष्य को कौन सा लेंस का प्रयोग चश्मा लगाना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य को चश्मे का उपयोग करते हैं, उसमें कौन सा लेंस लगा, तो उत्तल लेंस का लगा होना चश्मा लगता है। अगला हम लोग का इसमें टॉपिक है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं भैया। निकट दृष्टि दोष जो होता है वो बहुत ही, जिस मनुष्य की आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको क्या होती है कि उसको नजदीक की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु जो होती है स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु से दिखाई नहीं देती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि उसको क्या होता है कि उसकी गोलक, नेत्र गोलक की लंबाइयां क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए इसको क्या करते हैं, इसके दोष के निवारण के लिए मनुष्य को कौन से अवतल लेंस के जो बना हुआ चश्मा होता है उसका यूज करना पड़ता है। देखिए समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु की जो होता है निकट स्थित वस्तुओं को रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है उसका, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार क्या होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है।
इसी को जो परिवर्तित करता है, बढ़ाता है, घटाता है, जो परिवर्तन करता है बीच में, वही परिवर्तन की जो क्षमता, कैपेसिटी होती है, ये पावर होती है, उसी को क्या बोलते हैं? यंत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा गया आवेश Q, धारा I तथा समय में संबंध बताना है। आवेश Q, धारा I और क्या लिखा है? समय में संबंध लिखा है। देखिए Q इक्वल देन होता है I इंटू टी। Q इक्वल देन क्या होता है? I इंटू टी, यानी जो आवेश होता है समय तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम से यूनिट करते हैं। इसका यूनिट जो होता है कूलाम होता है। ओम के नियम किसे कहते हैं? देखिए ओम का जो नियम होता है वो ऐसा होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी उसके ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो अब उससे होकर जाने वाली विद्युत धारा होती है, होकर जाने वाली विद्युत जो धारा होती है, उसको उससे होकर जाने वाली विद्युत धारा जो होती है, उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमणपाती होती है। यानी एक बार और सुन लीजिए कि यदि किसी चालक की भौतिक जो अवस्था होती है, उसके ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए और उससे होकर जाने वाली जो विद्युत धारा होती है, उस धारा के सिरे पर लगाए गए विभवांतर जो होता है उसके अनुक्रमणपाती, यानी V इक्वल देन लिखते हैं I इंटू आर। V इक्वल देन I इंटू आर होता है भाई। देखिए अब बोलेंगे कि V इक्वल देन I इंटू आर में V को क्या बोलते हैं, R को क्या बोलते हैं, I को क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पर समझना जरूरी है। देखिए V इक्वल देन I इंटू आर में V को बोलते हैं वोल्ट, I को यानी वोल्ट या विभवांतर बोला जाता है, I को बोला जाता है धारा और R को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। यानी आप लिख सकते हैं कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या बोलते हैं? ओम का नियम ही बोलते हैं। या ऐसे आप भी बोले बताएं कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में भौतिक अवस्था की ताप में कोई परिवर्तन न करके उसमें बहने वाली जो विद्युत धारा है उसके सिरे पर लगाएगा जब विभवांतर के क्या होती है? अनुक्रमणपाती होता है। इसके बाद हम लोग का फॉर्मूला आगे है, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र लिखना है। तो देखिए किसी श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है? देखिए जब किसी प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे में संयुक्त होता है तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। जब किसी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी दूसरे सिरे से क्या होता है? जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन यही होता है कि जब किसी प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे सिरे के क्या होता है? दूसरे सिरे के पहले सिरे से जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम का संयोजन बोलते हैं। जैसे देखिए इसको किससे लिखते हैं? तो R से लिखा जाता है। R इक्वल देन होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका फॉर्मूला होता है। R इक्वल देन R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इसके बाद समांतर क्रम क्या होता है? देखिए ध्यान से समांतर क्रम के बारे में। समांतर क्रम उसे कहते हैं कि जब किसी प्रतिरोध का पहला सिरा हो, दूसरा सिरा हो, तीसरा सिरा हो, मतलब किसी बिंदु पर तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे बिंदु पर दोनों दूसरे सिरे को क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। यानी सुनिए कि तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु पर तथा तीनों प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ देने से जो श्रेणी बनता है उसको क्या बोलते हैं? समांतर क्रम में संयोजन करते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है R बराबर नहीं होता है 1/R बराबर होता है 1/R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। 1/R इक्वल देन होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, ये होता है श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र होता है। देखिए इसका निगमन जो होता है अगले वीडियो में हम आप लोग को रिलीज कराएंगे। इसका निगमन जो होता है एग्जाम पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही आता है। थैंक यू।